नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस के लिए फ्री क्रैश कोर्स आपका ये चल रहा है, जिसका आज ये 28वां लेक्चर है। इससे पहले 27 लेक्चर विभिन्न विषयों के विभिन्न अध्यापकों द्वारा और लिए जा चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आपको बताता चलूं कि ये पूरा 150 वीडियो का एक क्रैश कोर्स है, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके निकाले गए हैं 150 टॉपिक, जिन टॉपिक से प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स की ये कक्षाएं चल रही हैं, उनके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं, जो भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, वो इन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस एक पहले से डिसाइडेड प्री शेड्यूल के हिसाब से चल रही है, जिसको आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं। आज का हमारा ये विश्व भूगोल का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम समझेंगे महाद्वीपों का एक सामान्य समझ देख लेंगे कि विश्व के मानचित्र पे महाद्वीप कैसे कैसे हैं। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझेंगे और आंतरिक संरचना में समझने में काम में आने वाले सहायक कारक यानी भूकंप और ज्वालामुखी को समझेंगे। तो इस 1 घंटे में हम ये मोटा मोटा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको शुरुआत करते हैं आज की अपनी कक्षा की विश्व के भूगोल की, जिसका टाइटल है महाद्वीप, भूकंप तथा ज्वालामुखी। इतना पार्ट हमें आज के इस लेक्चर में समाप्त करना है। ठीक है, चलिए तो हमेशा की तरह बढ़िया से 1 घंटा आराम से बैठिए, है ना। आप 2x पे भी हो सकता है देख रहे हो, तो आनंद लीजिए इस क्लास का। सब कुछ क्लास में याद होता है, यही इस क्लास की खास बात होती है। चलिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों के ही कमेंट मुझे मिलते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं महाद्वीपों का सामान्य परिचय। ये विश्व का एक मानचित्र है। मानचित्र क्यों बोलते हैं? मान के बनाया हुआ चित्र है। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई तस्तरी की तरह से फैली थोड़ी ना पड़ी है पृथ्वी तो गोल है। उस गोले को हमने फैला लिया है, जैसे बकरे की खाल को इनके इत्यादि खाल को फैला लेते ना, ऐसे ही ये फैला लिया है। फैलाने के बाद हमें 7 बड़े भूखंड दिखते हैं, जिनको 7 महाद्वीप बोला जाता है। 7 महाद्वीप बोला जाता है, या अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, है ना, कॉन्टिनेंट्स। इसी प्रकार बड़े कुछ समुद्र भी बनेंगे, उनको भी हम देखेंगे और समझेंगे इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, क्रम के आकार पर बड़े छोटे कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान कर लीजिए, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ये है एशिया महाद्वीप, और यूरोप से यहां एक पर्वत श्रृंखला है यूराल, है ना, यूराल उसके द्वारा अलग होता है। फिर ये जो आपको येलो दिख रहा है, ये है आपका यूरोप महाद्वीप, है ना, यूरोप महाद्वीप। चूंकि ये स्थलखंड एक ही है, इसलिए कभी कभी कलेक्टिव रूप से इनको यूरेशिया भी बोल दिया जाता है, यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप। फिर आ जाइए नीचे, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ऊपर जो देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, अमेरिका देश है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जो मैंने ग्रीन कर दिया, यहां पड़ता है अमेरिका, ऊपर पड़ता है कनाडा, नीचे पड़ता है मैक्सिको, है ना। खैर, नीचे वाला देश है साउथ अमेरिका, महाद्वीप है साउथ अमेरिका। उसी हिसाब से एक ये और जो है दक्षिणी महाद्वीप है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका, और एक ये बचा, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल 7 बड़े महाद्वीप हैं, है ना। अब इनकी क्रोनोलॉजी भी समझ लेते हैं, इनको क्रम वाइज भी देख लेते हैं। इनका क्रम क्या है, पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे नंबर पे कौन सा। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पे आता है आपका अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पे आता है आपका कौन सा, यूरोप, और 7वें नंबर पे आता है सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल 7 बड़े महाद्वीप है। महासागरों की भी पहचान कर लीजिए। ये जो एस आकृति का महासागर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर, है ना। ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा एस आकृति का महासागर बनाता है, या कौन सा महासागर एस अंग्रेजी के एस अक्षर की आकृति बनाता है, अटलांटिक महासागर। ये क्योंकि पृथ्वी ऐसे मुड़ी हुई है, तो इनको घुमा लीजिए, तो इधर का
पूरा हिस्सा और इधर का ये वाला हिस्सा यानी ओ शेप में जो है वो कौन सा है आपका प्रशांत महासागर, और ये सबसे बड़ा महासागर है। फिर आप देखोगे ऊपर की तरफ जो एरिया पड़ रहा है उसको बोलते हैं आर्कटिक ओशन। आर्कटिक और अंटार्कटिका में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। आर्कटिक 4 अक्षर का नाम है, अंटार्कटिका 5 अक्षर का नाम है, भारी सा है। नीचे बैठ गया आराम से, बोले भाई साहब यही आनंद आ रहा है, एकदम यहीं बैठे रहने दो, नीचे बैठ गया, है ना। तो अंटार्कटिका महाद्वीप है और आर्कटिक ओशन है। उसके बाद ये हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशन पड़ता है एशिया के दक्षिण में, हिंद महासागर। तो ये बड़े कुछ जो है महासागर हैं, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद, और एक पड़ता है जो है दक्षिणी महासागर। तो ये 5 बड़े महासागर हैं और 7 बड़े महाद्वीप हैं। तो इनसे परिचय होना मैप पे, क्योंकि आप कभी भी देखोगे क्रोनोलॉजी आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाता है, विश्व के महाद्वीप कुल संख्या 7, ये तो नहीं पूछेगा, घटते क्रम में आकार के अनुसार पूछ लेगा आपसे। तो एशिया, अफ्रीका दोनों, पहले मैप अगर दिमाग में होगा ना तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत लगाओगे अच्छा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर मास्टर ने उत्तरी अमेरिका बताया था, फिर दक्षिणी अमेरिका बताया था, फिर नीचे आ गया था अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर बताया था यूरोप, और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऐसे टोटल 7 है। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इस क्रम में है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यही जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का क्रम, तो पहले नंबर पे, अब मैं यहां डाल देता हूं नंबर, अलग से लिखने में आपका समय काफी जाएगा, तो मैं यहां नंबर डाल देता हूं। पहले नंबर पे है एशिया, दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे है यूरोप, चौथे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका, 5वें नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका, 6ठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है अंटार्कटिका। ये ग्रीन वाला किसका क्रम है? ग्रीन वाला क्रम है सर जनसंख्या के अनुसार, घटते हुए क्रम में, जनसंख्या के अनुसार घटते हुए क्रम में। सवाल यहां से पूछ लिया है, यहां से सवाल नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है कभी भी, समझ गए। एशिया है, अफ्रीका है, फिर यूरोप की जनसंख्या है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर अंटार्कटिका है, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी भी आप याद रखेंगे। बाकी आकार के अनुसार तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, 7 महाद्वीप ऐसे हैं। तो ये क्रम, ये 2 सवाल, एक ये और एक ये वाला सवाल नहीं पूछा गया है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ध्यान रखेंगे, इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो ये महाद्वीप के सामान्य परिचय में हमें इतना ही देखने ना था। ये रहा एशिया, ये रहा अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, है ना, फिर ये हिंद महासागर, ये दक्षिणी महासागर, ये आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार जो है 5 बड़े महासागर और 7 बड़े महाद्वीप आपने देख लिए। चलिए अब देखते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, समझते हैं कि पृथ्वी गोला है, जैसे सेब होता है, ऊपर से दिख रहा है जी लाल है ना, पूरा ठेला लाल वाला सिस्टम नहीं है, लाल है, सेब लाल है। लेकिन जब आप उसको अंदर से कट करते हो तो एक व्हाइट लेयर होती है, एक व्हाइट लेयर के अंदर जहां बीज वाला सेक्शन होता है वो छोटा सा गोलू सा होता है। भाई दांत से कभी काट के सेब खाया हो तो बीच में वो गोला सही रह जाता है, क्यों? क्योंकि वो कोर है उसका, है ना, उसमें बीज है। तो जिस प्रकार उस सेब की संरचना है उसी प्रकार आपकी इस पृथ्वी की भी संरचना होती है। पृथ्वी की संरचना क्या होती है? ये देखो, अगर मैं पृथ्वी में से ऐसे करके, जैसे तरबूजे में से खाप निकालते हैं ना, ऐसे करके अगर पृथ्वी में से खाप निकालूं तो पृथ्वी मुझे कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ऊपरी वाला जो एरिया है, जो मैंने ग्रीन रंग दिया, इसको बोलते हैं क्या? भूपर्पटी, या बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। भूपर्पटी के बाद दूसरा एरिया होता है मेंटल, ठीक है, मेंटल। ये लाल लाल जो मैंने रंग दिया ये क्या है? ये मेंटल है, वो वाला मेंटल नहीं जो आप सोच रहे हो, ये मेंटल है। फिर तीसरे नंबर पे जो एरिया होता है, ये मैंने जो येलो येलो रंग दिया, इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। अब इनको भी हम 2-2 पार्ट्स में बांट लेते हैं कि ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी, या इसको क्रस्ट भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट।
ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, इनका भी सब कैटेगराइजेशन किस आधार पे किया है? इनके संगठन के आधार पे किया गया है, मतलब इनके अंदर क्या क्या पदार्थ है इस आधार पे, ठीक है। इनकी गहराई है भाई, क्रस्ट जो होती है, ऊपरी क्रस्ट जो है 30 किलोमीटर तक है ना, क्रस्ट टोटल 30 किलोमीटर तक है। फिर मेंटल, जो ऊपरी मेंटल है वो 700 किलोमीटर तक है, निचली मेंटल 2900 किलोमीटर तक है, बाह्य कोर लगभग 5000 किलोमीटर तक है और आंतरिक कोर 6371, या जो है आपका माना जाता है पृथ्वी की जो क्या कहते हैं त्रिज्या है वो कितनी है? त्रिज्या से क्या मतलब है? ये रही आपकी पृथ्वी, तो ये मैंने खाप निकाली है, ये जो आप देख रहे हो ना ये तिकोना सा, ये ऐसे करके खाप निकाल ली, इसका अध्ययन में कर रहा हूं। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? लगभग 6400 किलोमीटर है, कहीं कहीं 6300 समथिंग लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया मोटा मोटा इनका सिस्टम। और क्या होगा? घनत्व जो है ना, घनत्व जो है पृथ्वी का वो अंदर जाते जाते बढ़ेगा। ऊपर से तो वो सॉफ्ट है, जैसे घनत्व मतलब हो गया ठुसा हुआ भरा होना, है ना। घनत्व का मतलब क्या है कि कम जगह में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक डिब्बा में रुई भर दी तुमने, एक डिब्बा में मम्मी ने चीनी भर दी, तो क्या हुआ? चीनी वाले का क्या हुआ? घनत्व ज्यादा, ठुस ठुस के भर गई, रुई तो ऐसे आराम आराम से भर गई, मतलब उसका घनत्व कम है। तो ऊपर ऐसे रुई रुई सा भरा हुआ है, अंदर आते 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 घनत्व बढ़ गया पृथ्वी का। तो पृथ्वी का घनत्व अगर स्टेटमेंट दे कि भूपर्पटी से पृथ्वी की कोर तक जाने में पृथ्वी का घनत्व बढ़ता है, मतलब बात सही है। तो मैं आपको हाथ के हाथ सवाल भी बताता हूं कि सवाल इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा, स्टेटमेंट ऐसा पूछा जाएगा, मतलब पढ़ने के साथ साथ, देखो पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपका डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है वो जरूरी है। पोथी पढ़ते रहो, मार नोट्स पढ़ते रहो, कोई औचित्य नहीं जब तक आप सवाल सॉल्व ना करोगे। वहां आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है ये जांचना आवश्यक है। इसीलिए मैं बीच बीच में बताता रहता हूं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बकवास करते हैं, है ना। जो कंटिन्यूअस देखते हैं उनको पता है कि 1 घंटे की क्लास में मास्टर इतना मटेरियल दे देता है ना, कि आपको खुद लगता है कि आनंद वाला सिस्टम है। चलिए देखते चलते हैं। सबसे पहले भूपर्पटी है। भूपर्पटी क्या है? पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह है जो सेब का छिक्कल वाला सिस्टम होता है ना, वो है बाबू भूपर्पटी, है ना। सेब का छिक्कल वाला जो सिस्टम है वो है भूपर्पटी, ठीक है। मोटाई कितनी है इसकी? 0 से 100 किलोमीटर तक, अधिकतम 100 किलोमीटर तक भूपर्पटी है, ठीक है। फिर इसमें कहीं कहीं इसको सियाल नाम भी दिया जाता है। 3 आधार पे और भी पढ़ते हैं, सियाल, सीमा, तुम्हारी वाली सीमा नहीं, और निफे, ठीक है। सियाल, सीमा, निफे, है ना। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं, हिंदी में तो मैंने लिख दिया है SIAL, है ना, SIMA और NIFE, मतलब इन 3 आधार पर भी बांटते हैं। ये क्या है? सबसे ऊपरी जो भाग है ना भूपर्पटी वाला, उसमें SI मतलब सिलिका और AL मतलब एल्यूमिनियम, इन तत्वों की अधिकता है। सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित, इसीलिए इसका नाम है सियाल, है ना। ये तो बचपन से भी पढ़ते होंगे। औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर कोई घन में बना लूं तो उसमें कितने ग्राम वजन है? उसमें 2.7 ग्राम वजन है। इसका मतलब सिंपल सा ये है। तो घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% है बस। समझ रहे हो? पूरे गोला का अगर वजन, आयतन क्या होता है? आयतन उसका मतलब पूरी तरह से मास, तो वो कितना है? आयतन का कितना है? आयतन का है 1%। तो ये मोटे मोटे फैक्ट हो गए भूपर्पटी के बारे में। अब दूसरी वाली देख लेते हैं, मेंटल। मेंटल कौन सी थी सर? ये रही मेंटल, जो रेड वाली मास्टर ने बनाई है वो मेंटल है। भूपर्पटी के नीचे का भाग, कोई दिक्कत है भाई? सिंपल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बिल्कुल सिंपल है। अभी असंबद्धता भी पाई जाती है, जहां से सवाल पूछा जाता है वो भी याद कराऊंगा, सब कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है। भूपर्पटी के नीचे का भाग है मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। अभी ये मोहो असंबद्धता क्या है सब बताऊंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि इसकी गहराई
लंबाई पहली कितनी थी 100 किलोमीटर तक, फिर कितनी है 2900 किलोमीटर, फिर कितनी है, फिर 5000 किलोमीटर है लगभग, और फिर कितनी है, फिर तो पृथ्वी की गहराई है जो है इतनी, ठीक है 6350 किलोमीटर। तो 100, 2900, 5000 और इत्यादि, ठीक है। चलो मोटा मोटा बता दिया। और अब ये क्या है, इसका नाम है सीमा, है ना, सियाल और एमए मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है। तो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट यह है, घनत्व इसका बढ़ गया, अंदर जाते हुए घनत्व बढ़ेगा 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। और यही मैक्सिमम पार्ट है पृथ्वी का, मेंटल 83.5%। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना है 83%, 1% वो हो गया, कोर कितना बचा 16%। अब एक स्टेटमेंट फिर आएगा आपको, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आयतन के स्वरूप में सबसे ज्यादा भाग कोर का है। बताओ स्टेटमेंट सही की गलत? मां सब गलत है, आपने बता दिया सबसे ज्यादा भाग किसका है, मेंटल का है आयतन में। कैसे याद रख लो, बोले पृथ्वी मेंटल है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमने दो भाई, तुमको क्या मतलब, तुम पढ़ाई लिखाई करो, सिलेक्शन तुम्हें लेना, पृथ्वी को नहीं लेना। तो क्या है, सबसे ज्यादा भाग किसका है, मेंटल का है। यह बात भी आप यहां से ध्यान रखोगे। चलिए अब आ जाते हैं करोड़ पे। करोड़ का क्या है, पृथ्वी के कुल आयतन का 16%। सर 16 ही तो बचा, 16 हो गया। पृथ्वी की आंतरिक परत है, बिल्कुल ठीक है ना। बाह्य करोड़ तरल अवस्था में है, आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में है। करोड़ के भी दो कोर, इसके कोर के या करोड़ के भी दो पार्ट है ना। ये पृथ्वी की अगर करोड़ है तो ये आंतरिक करोड़ है, आंतरिक करोड़ तो ठोस है ना, गोली सी है ना। एवागाड्रो इमेज, जस्ट इमेजिन अवागाड्रो। अवागाड्रो में क्या है, आंतरिक वाला आइटम तो ठोस है, उसकी गुठली। जस्ट इमेजिन लीची, आंतरिक तो ठोस है और उसके ऊपर लुदलुदी सी होती है ना। ऐसे ही सेमी सॉलिड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में बाह्य कोर है और आंतरिक कोर, जस्ट इमेजिन लीची की गुठली, ठीक है। औसत घनत्व कितना है, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। मतलब हमने देखा कि पृथ्वी से अंदर जाते समय घनत्व बढ़ता है। दूसरा स्टेटमेंट जो महत्वपूर्ण मास्टर ने दिखाया वो था कि पृथ्वी के आयतन में सर्वाधिक भाग मेंटल का है, ठीक है। चलो इसको किस नाम से कहते हैं, इसको कहते हैं निफे। निफे मतलब इसमें निकिल की अधिकता है और Fe मतलब फेरम मतलब लोहे की अधिकता है। इसीलिए पृथ्वी की करोड़ चुंबक की भांति कार्य करती है। चलिए मोटाई गुटेनबर्ग असंबद्धता से 6378 किलोमीटर तक। यह गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या है, अभी ये भी कराऊंगा, ठीक है। तो यही इन्होंने दिया है, इसको एस्थेनोस्फीयर बोल दिया है ना। फिर ये कोर है, आप बस ये याद रखो, ये इस तरीके से खरबूजे का आइटम निकाला है इन्होंने और उसकी संरचना का हमने अध्ययन किया है। चलिए ये देख लेते हैं हम, पृथ्वी आंतरिक संरचना, विभिन्न असंबद्धताएं, जहां से आपसे सवाल पूछा जाता है। याद करो मास्टर ने क्या बताया, भी सब यही याद होगा, रटना कुछ नहीं रटना है, ठीक है। देखो सबसे पहले सर ने बताया भूपर्पटी, उसके बाद आपने बताया क्या, दूसरा जो भाग बताया वो आपने बताया सर मेंटल है, सबसे ज्यादा यही है। तीसरा भाग है करोड़। इनको दो दो टुकड़ों में बांटो, आंतरिक भूपर्पटी, बाह्य भूपर्पटी, मतलब बाह्य भूपर्पटी, आंतरिक भूपर्पटी, बाह्य मेटल, आंतरिक मेटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। अब इनके बीच में संबद्धता करेंगे। सबसे पहले ये है अपर क्रस्ट और ये है लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच जो असंबद्धता है वो है कोनार्ड असंबद्धता, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। असंबद्धता क्यों, जब दो अलग अलग टाइप के मटेरियल मिलेंगे तो असंबद्धता तो हो ही जाएगी, असंबद्ध हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, दूसरी कौन सी भाई, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अब लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल आएगा। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य कौन सी असंबद्धता है, मोह असंबद्धता है। फिर आ जाओ नीचे, अब अपर मेंटल है और लोअर मेंटल होगी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य कौन सी असंबद्धता है, रैपिडी असंबद्धता है ना। ये देखते चलो, रैपिडी, कोनार्ड, मोहो, ठीक है। चलिए फिर कौन सी है, फिर लोअर क्या आ गई, मेंटल आ गई, और अपर क्या आएगी, अपर कोर आएगी। लोअर मेंटल, अपर कोर या आउटर कोर, इनके बीच कौन सी है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है। फिर अपर कोर और आउटर, अपर कोर और इनर कोर के मध्य कौन सी हो जाएगी, लेहमान डिस्कंटिन्यूटी, लेहमान असंबद्धता। याद कैसे रखोगे, ये तो आपको याद ही हो गए सर, तीन चीज है। सबसे पहले भूपर्पटी है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, उनके दो दो पार्ट है, उस हिसाब से है। इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करने का सिंपल सिस्टम है। सीएम जो है वो कौन है, वो है राम
है ना, राम गुलाम, और तीसरा नाम क्या है, राम गुलाम लेहमान। तो लेहमान इसको याद रख लेना, या कैसे भी, तो सीएम जो है वो राम गुलाम है, राम गुलाम लेहमान है, तो ऐसे करके याद रख लो लेहमान। 10 बार बोलोगे ना सीएम राम गुलाम लेहमान है, 10 बार बोलो, वीडियो रोक के 10 बार बोलो, जिंदगी में भूल जाओ तो बता देना। मम्मी रसोई में काम कर रही हूं, मम्मी बताना, मम्मी आपको पता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 5 असंबद्धताएं पाई जाती हैं, बोले बता, मम्मी को बता देना सीएम राम गुलाम लेहमान है। बोले क्या बकवास कर रहे हो, बोले बताना, सी फॉर कोनार्ड असंबद्धता, एम फॉर मोहो असंबद्धता, राम फॉर रैपिडी असंबद्धता, गुलाम फॉर गुटेनबर्ग असंबद्धता, और लेहमान फॉर लेहमान असंबद्धता। और नमस्कार करके चले आना। बस एक चीज का ध्यान रखना कि हो सकता है उछलती हुई करचली बेलन आपके पड़ जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, याद हो जाना सही है। न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है, घर में छोटे दीदी भैया उनको तो पकड़ के धमका के समझा सकते हो, बोले तो ये पता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन है, बोले सीएम राम गुलाम लेहमान है, तो उसको बताना सीएम राम गुलाम लेहमान। 10 बार बोल लोगे याद हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। इन असंबद्धताओं से न जाने कितनी बार पेपर में सवाल पूछा गया है, इसलिए याद करा रहा हूं, सीएम राम गुलाम लेहमान है। और आप जो वो है वो मैंने आपको 4-5 बार बोल के याद कराई दी। बोलो आनंद आया कि नहीं, मजा आता है कक्षा में तो कमेंट में जरूर लिखा करो कि सर आनंद आ गया, या जो भी आप चाहते हो वो लिख दिया करो। चलिए, अच्छे बुरे सारी चीजों का स्वागत है। अब देखते हैं, अब ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना सर आपने बता कैसे दी, हमने तो सुना है कि जो है 10-12 किलोमीटर तक ही पृथ्वी में अंदर जा पाए हैं, आप कैसे बता रहे हो कि आंतरिक संरचना क्या है? भाई हम नहीं बता रहे, ये जो भूकंप आ रहा है ना, ज्वालामुखी अंदर से अपने लावा लेके आ रहा है और वो अनार बम सा फूटता है, उसके जो अंदर के एलिमेंट निकलते हैं ना, उनसे अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक। चलिए, तो भूकंप को समझते हैं, भूकंप क्या सिस्टम है। देखो, पृथ्वी जो है ना वो ऐसे अंदर है लावा, अंदर है मामला पूरा तरल, जस्ट इमेजिन, है ना, तरल, वो क्रिस पिक्चर वाला जस्ट इमेजिन मान लो, तो अंदर है पूरा मैटर तरल, अंदर तरल है और उसके ऊपर ऐसे करके ये प्लेटें तैर रही हैं। इमेजिन कर पा रहे हो, प्लेटें तैर रही हैं, और प्लेटें तैर रही हैं, जो प्लेट मोटी है ना वो प्लेट तो स्थल खंड है, ऊपर आ गई, और जो प्लेट पतली सी है उस पे पानी भर गया, ऊपर समुद्र हो गई, समुद्र वाला भी प्लेट है। सारा सिस्टम ऐसे करके तैर रहा है। जब सारा सिस्टम तैर रहा है तो 2 प्लेटें क्या हुई, जैसे किचन में आपके प्लेट टकरा जाती है, ऐसे ही यहां प्लेट टकरा जाती है। प्लेट टकराती है, भूकंप आता है। क्यों? बड़ी बड़ी प्लेटें हैं भाई, छोटी मोटी प्लेटें नहीं है। 2 प्लेट ऐसे टकरा के देखना, हल्की झंझनाहट तो उनमें भी होती है, ये तो बड़ी बड़ी प्लेटें, इन पे तो तुम चींटी बराबर भी नहीं हो। ये मैटर हुआ। तो पृथ्वी के अंतर्जात मतलब आंतरिक, बहिर्जात मतलब बाहर से। अब मान लो सेब है, कंचा खेला है, सेब पे कंचा मारो ऐसे करके सेब हिलेगा कि नहीं हिलेगा, ऐसे करके हिल जाएगा, करके देख लेना, कुछ और मार के देख लेना। ऐसे ही पृथ्वी है, और पृथ्वी पे बाहर से अंतरिक्ष से कूदता हुआ कोई उल्का पिंड आकर टकरा गया, उल्का पिंड आकर टकराया तो क्या होगा, पृथ्वी हिल जाएगी। मतलब बहिर्जात बल, मतलब अंतर्जात बल, एंडोथर्मिक फोर्स और एक्सोथर्मिक फोर्स, है ना, इन दोनों बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है। वो इतनी जोर से फेंक के आ रहा था, तुमसे टकरा के उसने ऊर्जा अपनी रिलीज कर दी, तो ऊर्जा का निष्कासन कैसे होगा, तुम ऐसे करके बिलबिला जाओगे, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी में कंपन उत्पन्न करती हैं। इसे ही भूकंप कहते हैं। बताओ भूकंप आया कि नहीं? सर आ गया। मतलब क्या है? इस तरीके से आपने जो है भूकंप को समझा। सिंपल है भाई, पृथ्वी में अंदर से कोई हिला दे, बाहर से कोई हिला दे, पृथ्वी हिल जाएगी, ये भूकंप है सर। बिल्कुल सिंपल भाषा में, ठीक है। चलो, भूकंप सूचक क्या है? वायुमंडल में रेडॉन गैस में वृद्धि हो जाती है। यह सवाल पूछे जाने योग्य है कि भूकंप आते समय वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। एक बार पूछा गया काफी पहले किसी आयोग ने, है ना, एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो रेडॉन गैस को याद रखना, रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, भूकंप आने का सूचक है। रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि किसका सूचक है? सर भूकंप आने का सूचक है। भूकंप आ रहा है, रेड जोन है, वायुमंडल में भी रेडॉन बढ़ रही है। बताओ ध्यान रहेगा कि नहीं? एकदम याद रहेगा। अर्थ क्या है? पृथ्वी का कंपन करना। अधिकेंद्र और अवकेंद्र 2 प्रकार के केंद्र होते हैं, इनको भी समझ लो, है ना, इनको याद करने में ही परेशानी रहती है। दोनों प्रकार के केंद्रों को याद करने में ही परेशानी रहती है, इनको ही समझ लो, है ना। देखो, इनको समझ लो कि ये दोनों प्रकार के जो केंद्र हैं ये क्या क्या हैं। अरे कहां गई पेंसिल? ये रही। देखो, ये रही पृथ्वी, अंदर हुई प्लेट में हलचल,
भूपर्पटी में हलचल हुई, अंदर से हलचल क्या आएगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अब अंदर जहां हलचल हुई, ये वाला जो सेंटर है इसको बोलते हैं अवकेंद्र। क्या बोलते हैं, अवकेंद्र। ऊपर वाला जो सेंटर है जहां पृथ्वी की परिधि पे भूकंप सबसे पहले आकर टकराएगा उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। सर ये तो आप क्या बता रहे हो, मैंने किताब में भी पढ़ा, याद कैसे होगा ये बताओ। तो ऊपर क्या है, अधि, और इस चारों गोले की बाउंड्री को क्या कहते हैं, परिधि। तो दोनों में आया धा धा, है ना, और हमने कर लिया धक दिनादिन धा। मतलब अधिकेंद्र क्या है, पृथ्वी की परिधि वाला जो पॉइंट है जहां सबसे पहले भूकंप पता चल रहा है वो अधिकेंद्र है, अंदर वाला जो है वो अवकेंद्र है। बताओ आनंद आया कि नहीं। ठीक है, तो ये अधिकेंद्र जहां भूकंप सबसे पहले पृथ्वी तल पर पहुंचता है, और उद्गम केंद्र जो है जहां से निकला है वो अवकेंद्र कहलाता है। तो ये दो पॉइंट भी, जितने फैक्ट्स बताता हूं ना, परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, है ना। चलो, जैसे इन्होंने भी दिया है, फोकस जहां से आ रहा है, एपिसेंटर मतलब जहां धरती पर आ रहा है। चलो, भूकंप वह स्थान जहां ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं या फोकस कहते हैं। यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई, ऊपर की तरफ चला आया, ये हो गया। जहां बिंदु पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं, मास्टर ने बता ही दिया। जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर या 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है, स्टेटमेंट दे देगा, गड़बड़ा जाओगे, बिल्कुल ऊपर होगा। यहां अगर भूकंप उत्पन्न होगा तो यही अधिकेंद्र होगा, उसी के नीचे 90 डिग्री देख लो, आपको भूकंप का अवकेंद्र मिल जाएगा। पृथ्वी की सतह पर भूकंप की समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को समभूकंपी रेखा कहते हैं, है ना। चलिए, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी, जिसके पीछे भी लगा हो लॉजी मतलब अध्ययन, और सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने का यंत्र है। न जाने कितनी बार पूछा है, 2 रुपए किलो वाला सवाल। चलिए, अब भूकंप आ क्यों रहे हैं भाई, क्यों आते हैं भूकंप, है ना, क्यों आती है पवन, ऐसे चलती है जब हवा, है ना, वो सब तमाम वाली बातें जो कभी पिक्चर में जो है पूछ रहा है वही हम पूछ रहे हैं। भूकंप तुम चले क्यों आए, बताते हैं क्यों आ गए। ज्वालामुखी, भूकंप के क्या क्या कारण हैं। ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रिया एक दूसरे से अंतः संबंधित है। प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ सामान्यतः भूकंप की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी क्या है ये समझ लो हल्का सा, हालांकि अभी आगे बताऊंगा। ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी के अंदर जो भी मैंने बताया ना तरल मटेरियल है वो गलती से फटफटा के बाहर आ जाता है। भाई तरल मटेरियल कैसे बाहर आया था, थैलिया में लेके जाओ सरसों का तेल, उसमें हल्का सा छेद कर दो, तरल है, देखो कैसे टपकने लगेगा, है ना। तो वही मैटर है, पाइप चल रहा है, खेत में काम करते हो, सिंचाई करते हो, पाइप चल रहा है, पाइप में हल्का सा छेद आया, ऐसे ऊपर से फुहार सी मारती है ना। तो यही सिस्टम अंदर इसमें है पृथ्वी में। ज्यादा ताप के चलते क्या होता है, ज्यादा तापमान के चलते क्या होता है कि जो अंदर का मैग्मा है, याद रखना, जो तरल पदार्थ अंदर है उसको कहते हैं मैग्मा, है ना। और मैग्मा जब पृथ्वी की परिधि से बाहर आ जाता है उसको कहते हैं लावा। आइटम एक ही है, नाम अलग अलग है ना। जैसे घर में तुम्हारा नाम हो सकता है चुन्नू, बाहर तुम्हारा नाम है सत्य प्रकाश, ऐसे ही इसका आइटम है। ठीक है, घर में है वो, अंदर है पृथ्वी के तो है मैग्मा, बाहर आ गया तो वो है लावा। याद कैसे रखूं सर, ला बाहर लेके आ, मैग्मा को ला बाहर लेके आ मतलब लावा, ला बाहर लेके आ तो लावा हो गया, मैग्मा हो गया। बताओ आनंद आया कि नहीं। तो ज्वालामुखी भी क्या होता है, जब अंदर इतनी हलचल होगी वो पूरा डब्बा हिल रहा होगा और उसमें से निकल रहा होगा मैग्मा, बाहर आ रहा होगा लावा के रूप में, तो प्लेटें तो हिल ही जाएंगी। प्लेटें हिल जाएंगी कि नहीं हिल जाएंगी, बिल्कुल हिल जाएंगी। सर प्लेटें हिल गई, भूकंप आ गया, बात खत्म। भ्रंशन एवं बलन, भ्रंशन एवं बलन क्या होता है, देखो भ्रंशन मतलब ये मान लो एक प्लेट है और ऐसे करके तुमने दम लगा दिया, भाई साहब किसी कारणों से दम लग गया प्लेटों पर। भाई प्लेटें भी तो लावा के ऊपर तैर रही है ना, मैग्मा के ऊपर तैर रही है ना। मैग्मा मान लो ऐसे बह रहा है, प्लेट चुपचाप पड़ी है ऐसे, मैग्मा ऐसे करके बह रहा है, प्लेट चुपचाप पड़ी है, क्या होगा, भ्रंशन हो जाएगा, प्लेट बीच में से टूट जाएगी। प्लेट टूटेगी तब भी भूकंप आए, भाई टूटते समय भी तो हलचल होगी, आ गया भूकंप। बताओ आनंद आया कि नहीं। बलन क्या होगा, मतलब बलन मतलब ये प्लेट है, अब नीचे जो मैग्मा बह रहा है वो ऐसे बह रहा है मान लो, अब मैग्मा ऐसे बह रहा है तो प्लेट में क्या हुआ, बलन हो गया। बलन हो गया मतलब प्लेट मुड़ गई, प्लेट मुड़ गई तो प्लेट हिलेगी कि नहीं, हिल गई मतलब भूकंप आ गया। प्लेट विवर्तन की ये जो है कलेक्टिव रूप से इस बात को कह रहे हैं, संकल्पना के अनुसार स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित है, गतिमान अवस्था में विद्यमान है। इन्हीं रचनात्मक और विनाशात्मक और संरक्षी प्लेटें जब टकराती हैं तो जो है हिलती हैं, भूकंप आता है। गैसों का फैलाव,
भूपटल के नीचे गैसीय प्रसार से सामान्यतः भूकंप का अनुभव होता है। भाई गैस ज्यादा हो जाएगी तब भी तो भूकंप सा आएगा। जब भूपटल के नीचे जल पहुंचता है, भूपटल के नीचे रिस के कैसे भी करके जल पहुंच गया, गर्म गैस है, क्या करेगा, उसको बाष्प बना देगा। बाष्प बनाएगा, वो बाहर की तरफ निकलने को भागेगी, ज्वालामुखी के रूप में किसी रूप में फटेगी, गर्म गैस के फुहारों के रूप में फटेगी। ज्यादा उसमें ताकत है तो वो प्लेटों को हिलाएगी, भूकंप आएगा। आ गया भूकंप, देख लो ये हमने दिया है। क्यों आते हैं भूकंप? तो भूकंप आने के प्राकृतिक कारण क्या क्या है? ज्वालामुखी है, भ्रंशन है, बलन है, विवर्तनिक अस्थिरता आदि। तो हमने प्राकृतिक कारण देख लिए। अब हम तो कम शैतान थोड़ी है, सेब चुपचाप रखा है, उस पर कुछ ना कुछ डंडा लुट्टी कुछ ना कुछ मारते रहेंगे तो वो हिलेगा। अब वही हिलने वाला कार्यक्रम है क्या? मानवीय हस्तक्षेप। मानवीय कारण भूकंप के क्या क्या हो सकते हैं, इनको भी समझो। भूकंप के मानव जनित कारण क्या क्या हो सकते हैं समझ लो। खनन की प्रक्रिया कर रहे हैं, बड़े स्तर पे पहाड़ काट दिया भाई, मान लो ऐसे करके कोई टिका हुआ आइटम रखा था, ऐसे करके भाई साहब खड़े हैं, अब ये भाई साहब खड़े हैं, तुमने ये पूरा हाथ उड़ा दिया, तो ये वाला हिस्सा हल्का सा दरक जाएगा, नीचे हो जाएगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। मतलब और पहाड़ है भाई, इतनी बड़ी संरचना है, पहाड़ का इतू सा टुकड़ा तो तुम ऐसे करके उठा नहीं सकते, इतना बड़ा संरचना है, इतनी बड़ी संरचना को आपने काट पीट दिया, मतलब डिसबैलेंस हो गया, तब भी हिलता है। तो अत्यधिक खनन क्रिया करोगे भूकंप आ सकता है। ठीक है। भूमिगत जल का निष्कर्षण, भूमिगत जल है, ज्यादा तुमने जल निकाल लिया भाई, अंदर से मामला चाचा खोखले हो गए, दरार पड़ जाएगी, प्लेट हिलेगी, भूकंप आ जाएगा। बांध का निर्माण, इतने बड़े बड़े बांध होते हैं, कभी जाके तुमने देखा हो तो, पूरा ऐसे करके वो दीवार सी चाचा रोके खड़े हैं और पीछे पूरा पानी ऐसे करके भरा हुआ है। जब ज्यादा मात्रा में पानी अपने साथ बहा के क्या लाता है, पानी अपने साथ गाद बहा के ला रहा है, गाद ज्यादा इकट्ठी हो गई, बांध ऊपर तक भर गया, वो भी प्लेट पे ऐसे करके दरार डालता है, प्लेट को ऐसे करके कंपन करेगा, हिलाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कभी ट्रे ले गए हो रिश्तेदारों के सामने और एक छोटी सी ट्रे में ज्यादा कप हो, ज्यादा भार हो गया, चाय ले जा रहे हो, ज्यादा कप है, ज्यादा भार हो गया, कड़कड़ सी हाथ हिलते हैं, है ना। अब तुम नालायक किस्म के लोग रिश्तेदारों को चाय नहीं पिलाते हो तो मैं क्या करूं। परमाणु विस्फोट जब होगा तो परमाणु विस्फोट भी बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज करता है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो सबमर्ज होगी, तो वो भी प्लेटों को हिलाती है। फॉर एग्जाम्पल सुतली बम फोड़ लो, है ना, किचन में रख के प्लेटों के पास रख के सुतली बम फोड़ लेना, सुतली बम फोड़ लोगे, प्लेट ठप से जो है उड़ जाएगी। अरे ये तो शैतानी सबने करी होगी, सुतली बम जला के उसके ऊपर कुछ रख दिया होगा, ठप से उड़ता है ना, वो थोड़ा ज्यादा उड़ जाता है, इससे थोड़ा कम मात्रा में होता है। तो परमाणु दैनिक जीवन से जोड़ के सब चीजें समझो, आनंद ही आनंद है, मजे ही मजे वाला सिस्टम है। ठीक है। चलो, भूकंप के अन्य कारण क्या हो सकते हैं? उल्कापात, उल्का गिर जाए, उल्का चाचा कहां गए थे? बोले पृथ्वी पे धूम मचाने गए थे, पृथ्वी पे गिर गए, यहां भूकंप आ लिया, तमाम आदमी निपट गए। पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के अंतर्गत अन्य आकाशीय पिंडों पर पृथ्वी के प्रभाव से होने वाली हलचल, और भी बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं इस ब्रह्मांड में। ठीक है। ये इतने हैं जिनको हम जानते हैं और ये ना के बराबर हैं। चलो अब आ जाते हैं भूकंपीय तरंग। जी भूकंप आ लिया, भूकंप क्या कोई चाची का लड़का है? ना भाई, चाची का लड़का नहीं है। भूकंप कैसे आ रहा है इसको समझो। भूकंप आ रहा है तरंगों के माध्यम से, है ना। जितनी भी चीजें चल रही है ना, तरंग की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भूकंप भी तरंगों के माध्यम से आ रहा है। भूकंप कह रहा है जब सब चीजें तरंगों से ही हो रही है तो मैं क्यों चाचा इधर उधर जाऊं, मैं भी तरंगों के माध्यम से जाऊंगा। बोले चला जा भैया तरंगों के माध्यम से, तुझे कौन मना कर रहा है। ये भी तरंग के माध्यम से जाना शुरू हो गया। कौन कौन सी तरंगें देखो, ये देखो। एक तो तरंग ऐसी है, माध्यम के कण, तरंग ऐसे चल रही है, ऐसे करके माध्यम के कण हिलते चल रहे हैं। देखो मेरे हाथ से समझो, ऐसे करके माध्यम के कण हिलते चल रहे हैं, ऐसे तरंग आगे बढ़ती चल रही है ना। एक ये है, ये होती है पी वेव या प्राइमरी वेव। एक होती है ऐसे करके तरंग चलती चल रही है, ओहो जैसे नदिया में धारा चलती है, ये कौन सी होती है? ये होती है एस वेव। ठीक है। फिर होती है एक रिले वेव। रिले वेव तो और ज्यादा खतरनाक है, वो ऐसे करके घूम घूम के ऐसे 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 करके चलती है ना, ये है। फिर एक होती है लव वेव, प्रेम पूर्ण तरंगे। ये नाम तो इनका प्रेम पूर्ण है लेकिन बहुत शैतान है, जिग जैक मोशन में चलती है ना। नाम प्रेम, ऐसी प्रेम जिग जैक में चलता है। आज आपको मोहब्बत हो गई, कल आपकी झगड़ा हो जाएगा, परसों फिर मोहब्बत हो जाएगा। खैर, तो ये जो है लव वेव है, एल वेव है। अब समझते हैं, मैंने आपको कार्यक्रम समझा दिया। तो भूकंपीय तरंगे, भूगार्भिक तरंगे, मतलब जो पृथ्वी के अंदर से तरंग निकल के आई, दो थी, एक पी थी, एक एस थी। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे।
धरातल पे जो तरंग चली वो है एल वेव यानी लव वेव यानी मोहब्बत की तरंग है, ठीक है। चलो तो प्राथमिक वेव और द्वितीयक वेव इनको समझ लेते हैं। ये क्या आइटम देखो, प्राइमरी वेव क्या है मैंने आपको बता दिया, ऐसे 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 करके चल रहा है, ऐसे ऐसे करके जिगजैग ऐसे ऐसे करके चल रहा है, मतलब माध्यम में ही आगे पीछे हो रहा है प्राथमिक वेव, ठीक है। चलो तो देख लो, प्राथमिक या पी तरंगे सर्वाधिक गति करने वाली भूकंपीय तरंगे 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड मास्टर ने पलक झपकी ये 14 मीटर भगली तरंग, बात समझ रहे हो, इतनी तेज होगी तो वैसे हिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं पी तरंगे, प्राथमिक है भाई, कहीं भी कोई भी एक खराब बात होती है सबसे पहले प्राथमिक कर्मचारी पहुंचता है, नहीं पहुंच गई। ठोस द्रव गैस तीनों से गुजर सकती हैं, प्राथमिक तरंगे है ना, कहीं गुजार लो, बोले ठोस में गुजार, बोले कोई दिक्कत नहीं, द्रव में बोले कोई समस्या नहीं, सब जगह चली जाऊंगी। तो ठोस द्रव गैस तीनों में से गुजरती हैं। ठोस पदार्थों में गति सबसे ज्यादा होती है ना। अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य मतलब इसी तरीके से कंपन करेंगी, अनुप्रस्थ मतलब लंबवत कंपन करेंगी चलने की दिशा में, तो ये अनुदैर्ध्य है। कंपन की दिशा और तरंग की गति के समानांतर होती है, कंपन भी ऐसे ऐसे हो रहा है और गति भी तरंग ऐसे ऐसे बढ़ रही है, बात समझ में आ गई। चलो सेलों में संकुचन और फैलाव से घनत्व भिन्नता उत्पन्न करती हैं और जो है भ्रंशन इत्यादि हो जाता है। यहां दो बात याद रखने वाली क्या है, एक तो इनकी गति, दूसरा ये किसी भी माध्यम में गति कर सकती हैं, तीसरा धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तीन फैक्ट, और चौथा अनुदैर्ध्य तरंग है। तो 3 या 4 फैक्ट इनके महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये रही पी वेव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं द्वितीयक वेव या एस वेव। नाम तो इसका एस सेकेंडरी वेव के चक्कर में है, लेकिन हम तो अपना काम चलाएंगे। एस फॉर सॉलिड, मतलब बोले मैं तो सिर्फ सॉलिड में चलूंगी, मैं तो सिर्फ ठोस में चलूंगी, बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है। इनकी गति कितनी है, कम है, प्राइमरी की अपेक्षा कम है। प्राइमरी वाला कार्यक्रम ही सबसे पहले भाग के पहुंचता है, कहीं कोई लूटमार हो जाए सबसे पहले कांस्टेबल जाएगा, एसपी साहब तो आराम से आएंगे, है ना। तो इस तरीके से प्राथमिक कर्मचारी सबसे पहले पहुंचता है। तो धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है, जब पहले प्राइमरी पहुंच गई फिर देखेंगे तमाशा पहुंच रहे हैं, ठीक है। चलो केवल ठोस माध्यम में चलती है, तो एस फॉर सॉलिड, एस फॉर ठोस, एस फॉर सेकेंडरी, ठीक है। चलो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ मतलब अब ये ऐसे ऐसे करके चल रही है, ऐसे ऐसे करके तरंग चल रही है, लंबवत जो है कंपन हो रहा है और तरंग आगे बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई नहीं समझाएगा इतने आनंद से, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारा क्लास से जाने का भी मन नहीं करता है, ऐसे ही पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। वो अध्ययन क्या जिसमें मास्टर मार पीपीटी ले पढ़ रहे हैं, भे तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोले ऐसी भी जीएस होती है क्या, ऐसा जीएस अपन को नहीं पढ़ना है, ऐसा जीएस नहीं पढ़ना, अपन को आनंद वाला जीएस पढ़ना है, ठीक है। चलो कंपन की दिशा तरंग की गति के दिशा के लंबवत होगी, भाई पहले ही मैंने बता दिया, कंपन ऐसे हो रहे हैं, तरंग ऐसे चल रही, आनंद। पदार्थों में उभार और गर्त का निर्माण होता है, जब तरंग ऐसे चलेगी तो उभार और गर्त का तो निर्माण हो ही जाएगा। तो सेकेंडरी वेव से क्या याद रखना है, पी के बाद पहुंच रही हैं, 4 से 6 किलोमीटर है, वो सबसे पहले पहुंच रही थी, 8 से 15 किलोमीटर थी, वो अनुदैर्ध्य थी, ये अनुप्रस्थ है ना, और वो तीनों माध्यमों में चल रही थी, ये सिर्फ ठोस में चल रही है। 4 मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर आ गई हमारी प्रेमपूर्ण तरंगे, लव वेव, है ना। इसके कारण ये सबसे खतरनाक है, धरातल पे यही चल रही है, सबसे कम वेग वाली भूकंपीय तरंगे हैं, है ना। मोहब्बत है, आराम आराम से होती है, होले होले से होती है, तो ये भी होले होले से हो रहे हैं। धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती है आराम से, है ना। प्यार तो बाद में ही होता है ना, लव बाद में होता है। पूरे धरातल पर भ्रमण करती हैं, ऐसी आदमी सब जगह घूमता है मोहब्बत में, ऐसी ये घूम रही है। लंबी अवधि वाली तरंग है और हो जाए तो लंबी अवधि के लिए चलता है, सबसे ज्यादा विनाशकारी है, और अगर गलती से गड़बड़ हो जाए तो विनाश भी सबसे ज्यादा आशिकों का ही होता है, तो विनाशकारी ये है। इसके कारण सेलें विस्थापित हो जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं, आदमी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ओए राजू प्यार ना करियो वो वाले सिस्टम है, तो ओए राजू एल वेव मत लाना, ऐसे ऐसे चल रही है भाई गजब तरीके से, और ऐसे भी हिल रहे हैं, बात समझ में आ रही है, ऐसे भी हिल रहे हैं और ऐसे भी हिल रहे हैं। तो ये तो मतलब प्यार जैसा खतरनाक ही है और प्यार जैसा बढ़िया भी हो सकता है, तो इसको याद रखोगे, एल वेव, लव वेव, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण तरंगे थी, हमने देख ली। अब पृथ्वी का एक भाग ऐसा भी है जहां पर महसूस ही नहीं हो रहा भूकंप, भाई भूकंप का केंद्र ये था मान लो, अब यहां से पूरी पृथ्वी पे आना चाहिए, लेकिन एक भाग ऐसा है जहां भूकंप का केंद्र महसूस ही नहीं होगा। देखो भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है, पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र जहां भूकंप लेखी द्वारा भूकंपीय तरंगों का विलेखन नहीं हो पाता है, उसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। मतलब बोले सारे घर में बारिश पड़ी, रसोई की तरफ बारिश नहीं पड़ी, ऐसे ही वाला सिस्टम है, ठीक है। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर सभी स्थानों पर पी वेव, पी एवं एस,
है ना, P एवं F दोनों तरंगें गति करती हैं, जबकि 105 से 145 के बीच दोनों तरंगों का अभाव होता है, इसलिए यह क्षेत्र दोनों तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होता है। देखो चक्कर क्या है, ये पृथ्वी का जो मैंने लाल लाल कर दिया, ये पृथ्वी का कोर है। इनर कोर हमने पढ़ा सॉलिड है, आउटर कोर हमने पढ़ा लिक्विड है। जब आउटर कोर लिक्विड है तो जो एस वेव है, जो एस वेव है, जैसे मान लो ये यहां से तरंग गई, ये पी वेव है, पी वेव तो इसमें घुस गई, पी वेव तो इस आउटर कोर में घुस गई जो लिक्विड है। भाई इनर कोर ही तो सॉलिड है, आउटर कोर तो लिक्विड है, पी वेव इसमें घुस गई और ये तरंग का जो परावर्तन वाला नियम है उस हिसाब से ये यहां निकल आई, ठीक है, यहां निकल आई और पी वेव इस तरीके से भी चली गई, है ना। अब ये सेम संरचना होती तो ये सीधी सीधी सारी पृथ्वी पे आ जाती, लेकिन चूंकि घनत्व भिन्नता है, घनत्व भिन्नता, इसलिए तरंग मुड़ गई तो पी वेव तो सब जगह घुमाई। लेकिन एस वेव जो है, ये मान लो सेंटर है, अगर यहां सेंटर है तो ये ऐसी रेखाएं बन जाएंगी। एस वेव जो है ये सेंटर है, ये यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, जैसे ही यहां गई अब नीचे नहीं जा पा रही, क्यों? क्योंकि वो तो तरल है, आउटर कोर तरल है, आउटर कोर तरल है, नीचे जा ही नहीं रही, जा ही नहीं रही, तो यहीं से जो है निकल गई। मतलब 105 से 105 के बीच में दोनों तरंगों का, एस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है, जबकि 105 से ये 145 के आसपास निकल आती हैं घूम फिर के, 105 से 145 तक पी तरंगों का भी छाया क्षेत्र होता है। याद कैसे रखूंगा सर? 105 से 145 मतलब 40 डिग्री पी तरंग है, तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र कम है। क्यों? बोले सब जगह तो जा रही है, छाया क्षेत्र कहां से होगा? तो उनका कम है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र ज्यादा है। 2 डिजिट याद रखनी है, 105 और 145, बाकी सारी बात तो अपने आप याद हो ही जाएगी। 145 के बाद पी तरंगें पुनः प्रकट हो जाती हैं, जबकि एस तरंगें यहां भी लुप्त रहती है। सिंपल बात, ठीक है। इस प्रकार 105 से 145 के बीच पृथ्वी के चारों तरफ पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी पाई जाती है, जिसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। कोई मतलब नहीं, ठीक है। भूकंपीय छाया क्षेत्र के बनने में प्रमुख कारण पी और एस तरंगों की प्रवृत्ति है, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल और ठोस अवस्था में है, दोनों में है। कोर जो मास्टर ने बताया कि कोर का आउटर कोर तरल है, इनर कोर ठोस है ना, तो वो यहीं से ही तो होकर जाती है ठोस में। लेकिन भाई साहब यहीं पे तरल बाबू मिल गए, बोले तुम कहां चली, मैं तो अभी तरल हूं, तुम तो मेरे में जाओगी नहीं। बोले रहने दे, हम ना जा रहे। वो यहां से मुड़ जाती हैं, अपने इधर को चली जाती हैं, ठीक है। अतः पी तरंगों की गति तरल भाग में धीमी हो जाती है, वहीं एस तरंगों की गति जो है, एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। 5 काय को लिख दिया भाई, एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, पृथ्वी पर भूकंपीय छाया क्षेत्र पी तरंगों का अधिक होता है। बताओ सही है गलत? सर अभी तो आपने बताया पी तरंगों का छाया क्षेत्र कम होगा, ज्यादा कहां से हो जाएगा? कम होगा। तो पी एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब एस का छाया क्षेत्र अधिक होगा। 105 से 105, पी का कितना होगा? 105 से 145। बात खत्म, आनंद आ गए, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपन ज्वालामुखी से। ये अनार बम सा फूट रहा है भाई, दीपावली में लाते हैं ना ऐसा अनार बम, बोले बड़ा वाला अनार बम देना, है ना, और उसमें यहां पर बत्ती सी निकली होती है, आग ऐसे करके, जैसे ये निकल रहा है ना, ऐसे ही जो है अनार बम की तरह फूटता है। ज्वालामुखी इज इक्वल टू अनार बम, ऐसे ही फूटता है, ऐसे ही ऊपर की तरफ उसमें से भी चिंगारियां, फुहारे ऐसे ही ऊपर की तरफ आराम से निकलते हैं मजे मजे में, ठीक है। तो ये देखो, ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से है, ज्वालामुखी बहिर्जात बल से नहीं होगा। बाहर से तुम तिल्ली दिखा दो, ज्वालामुखी जल जाना भैया प्लीज, जलेगा नहीं, ऐसे नहीं जलेगा, है ना। ज्वालामुखी क्या है? अंदर लावा है, अंदर लावा तो बाहर आके है, अंदर मैग्मा है, मैग्मा तप रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। गलती से मैग्मा पे पानी पड़ गया, मैग्मा पे पानी पड़ गया तो क्या होगा? पानी बाष्प बनेगा, और बाष्प की तीव्रता इतनी ज्यादा होगी, जैसे कुकर की सीटी भागती है ना ऊपर को, ऐसे ही पानी ऊपर को भागेगा, मतलब जल के फुहारे आएंगे, जलवाष्प आएगा उसके साथ, और ज्वालामुखी फट पड़ेगा। एक बार जब उसके चक्कर में फट गया, मान लो कुकर में से जब सीटी पानी ज्यादा डाल दो दाल बनाते समय, तो दाल का पानी भी फर फर करके बाहर आ जाता है कुकर में से, ऐसे ये आ गया ज्वालामुखी बाहर। कुकर से समझ लो ज्वालामुखी वाला सिस्टम, आनंद आ जाएगा, मस्त समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो आकस्मिक संचलन होता है अंतर्जात बल से, इसके कारण पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। ये प्लेटें अंदर जाके, प्लेटें सबमर्ज हो रही हैं, प्लेटें ऐसे टकरा के फिर ऐसे भी तो हो रही है ना, भ्रंशन भी तो हो रहा है। तो प्लेट मान लो कोई एक प्लेट नीचे चली गई, नीचे सब कुछ आग की भट्टी में तप रहा है, तो तप रहा है तो क्या हुआ? प्लेट भी तपने लग गई, प्लेट तपने लग गई, मैग्मा बढ़ गया भैया, मैग्मा बढ़ गया तो कहीं से तो फटेगा, फट गया, लो, ठीक है, ज्वालामुखी। अब यही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंच जाता है, तो उसे लावा कहते हैं। बोले सतह पे आ जा, ला बाहर लेके आ, मतलब लावा। बताओ मैग्मा और लावा, मजा आया कि नहीं? चलो
ये भी स्टेटमेंट में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के अंदर के आंतरिक तप्त तरल भाग को लावा कहते हैं, बताओ सही या गलत। सर गलत है, आपने बता दिया, ला बाहर लेके लावा है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस, राख, तरल पदार्थ और पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। गैस आएगी, राख आएगी अंदर से निकल के, और अन्य भी पदार्थ आएंगे। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे ज्यादा जलवाष्प गैस निकलती है। क्यों? आंतरिक भाग में जल है, अंदर से आ रही गर्मी और जलवाष्प बन के जो है निकलेगी। मस्त, बिंदास, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जैसे। चलो, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें भी निकलती हैं। ये देखो, ज्वालामुखी फूट रहा है, अनार जैसा है ना। पिक्चर में अनार फूटते हैं ना, शादी ब्याह में अनार फोड़ते हैं, दिवाली में अनार फोड़ते हैं, ऐसे ही अनार फूट रहा है, ऐसे ही धुआं धुआं सा हो जाता है ना, धुआं ही धुआं। चलो, अब ज्वालामुखी क्रिया तो हो गई, ज्वालामुखी क्रिया हो गई। हमारे यहां तो हर चीज से कुछ ना कुछ बन जाता है भाई, है ना। दूध फट जाता है, उससे भी मम्मी चने की खीर बना देती है ना। पनीर बना लेते हैं, उसकी भी सब्जी बना लेते हैं। हर चीज से कुछ ना कुछ आइटम बनेगा। दूध का जो पानी निकलेगा फटे हुए को, उसको आटे में मार लेंगे। तो अब ये तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी निकल रहा है तो उससे भी तो विभिन्न स्थलाकृतियां बनेंगी ना। बनाओ स्थलाकृति। अब 2 स्थलाकृतियां बनेंगी, एक तो अंदर ही अंदर बन जाएगी। भाई मैग्मा निकला, सारा मैग्मा थोड़ी ना निकल जाएगा, थोड़ा बहुत चिपका भी तो रह जाएगा अंदर। दाल का पानी सारा थोड़ी ना निकल जाता है, थोड़ा बहुत तो अंदर पानी पानी रहता ही है ना। तो वही है, ऐसा ही है, जितना बाहर निकला ना दाल का पानी, उतना ही ज्वालामुखी निकल रहा है। अंदर तो भी बहुत सारा ज्वालामुखी है, अंदर तो बहुत सारा मैग्मा है। सेम है, कुकर की सीटी से समझो। अब जिसने खाना नहीं बनाया कभी, जो तुम्हारे लिफ्ट वाले बच्चे हैं ना, लिफ्ट गाय, IMA अंग्रेजी गाय, उन्हें समझ में नहीं आएगा, है ना। कुकर की सीटी कभी चलाई नहीं, खाना कभी बनाया नहीं, DVC कभी बनाया नहीं। DVC समझते हो ना, दाल भात चोखा, तो कैसे समझ में आएगा। अब बाह्य स्थलाकृति, जो लावा बाहर आ गया ना, वो भी तो कुछ स्थलाकृति बनाएगा। देखो क्या बनाएगा, जम जाएगा, बनाएगा स्थलाकृति। देखो, अब बाहर आ रहा है तो दरारी उद्गार से आ रहा है, मतलब ज्वालामुखी एक तो अनार की तरह से फटेगा, ठीक है, और एक ये चक्कर की तरह फटके ऐसे करके नदी ऐसी हो जाएगी, जिसको लावा नदी कहते हैं। लावा की नदियां बहती हैं, ज्यादा मात्रा में लावा जब निकल आता है। दरारी उद्भेद से लावा पठार बन जाएगा। भाई लावा बहेगा, जहां जम जाएगा पठार बन गया, लावा का मैदान बन जाएगा, ज्यादा फैल जाएगा, लावा का मैदान हो जाएगा। सिंपल है। केंद्रीय विस्फोट से क्या मिलेगा, ज्वालामुखी शंकु। देखो, ये बना ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फटा, मान लो यहां से फट के ये सब दोनों तरफ इकट्ठा होना शुरू होगा, दोनों तरफ इकट्ठा शुरू होना होगा। ये बीच में एक नलिका होगी, ये बीच में क्या होगी, एक नलिका होगी, है ना। नलिका बड़ी होती जाएगी, इधर सामान गिरता जाएगा, नलिका बड़ी होती जाएगी। ये जो आकृति बन गई, इस आकृति को संपूर्ण रूप से कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। ये क्या होता है, क्रेटर। ये जो इसका मुंह जो होता है ना, इसको बोलते हैं क्रेटर, और यही मुंह थोड़ा चौड़ा हो जाता है ऐसे करके, इसको बोलते हैं कॉल्डेरा, ठीक है। तो ये स्थलाकृति हो गई। अब ये तो सर आपने बाहर वाली बता दी, लावा बाहर आ गया था, तो अंदर भी तो कुछ स्थलाकृति बनी होंगी, बिल्कुल बनी होंगी। रुक जा लाली, अभी बताता हूं। एक है बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ। ये 3 तरह की होती है। फैकोलिथ जैसे दीवार पर तुम कुछ फेंको तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी आकृति बन जाती है ना, वो फैकोलिथ है। लेपोलिथ ऐसे गोद जैसा होता है, लेपो मतलब लैप, ऐसे करके, है ना। तस्त्री के जैसे, तस्त्री नुमा ऐसे करके जो आकृति बनती है वो लेपोलिथ होती है ना। फिर उसके बाद सिल, शीट और डाइक, ये देख लो यहां भी बने हुए हैं। सिल, शीट, डाइक यहां भी बने हुए हैं। ये देखो, ये है लेकोलिथ, ये लैप सा बन गया ऐसे करके, लेकोलिथ है ना। ये सिल है, सिल जैसा सिलवट्टा होता है ना, सिलवट्टा होता है। भाई ये मैग्मा अंदर से निकल रहा था। दूसरा स्केच ले लेता हूं। मैग्मा अंदर से निकल रहा था, मैग्मा अंदर से निकला, यहां स्पेस मिल गया, यहीं फैल लिया थोड़ा सा, जहां स्पेस मिलेगा वहीं फैलेगा। फिर उसके बाद ऊपर निकल आया, तो ये जो यहां फैल लिया, सिल जैसी आकृति बन गई, ये सिल है ना। डाइक भी ऐसे ही होता है, ये लंबी वाली जो आकृति है स्कंद, इसी है डाइक है ना। मान लो मैग्मा कम था, निकला, सीधे निकला, लेकिन बाहर नहीं आ पाया भाई, है ना, बाहर नहीं आ पाया। कुकर की जैसी सीटी बजने वाली थी, तुमने गैस बंद कर ली, ओहो हो, आ सर आनंद, है ना। तो आनंद कैसे आएगा, वो वहीं रुक गया, है ना, सीटी से बाहर नहीं आया। तो वही सिस्टम यहां का है। तो ये ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, इनसे सवाल प्रायः नहीं पूछा जाता है पीसीएस में। यूपीएससी थोड़ा डिटेलिंग में पूछती है, तो हम अभी पीसीएस की दृष्टि से इसको पढ़ रहे हैं, समान रूप से आरओ के लिए भी आपके महत्वपूर्ण है। चलिए आया आनंद, अब चलते हैं आगे। भूकंप और ज्वालामुखी में संबंधित तो हमने पहले भी देख लिया था कि इसके अनुसार ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान जब मैग्मा आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है, तो परतों के टूटने के क्रम में भूकंप की उत्पत्ति होती है। भाई अंदर से इतनी स्पीड से बाहर आ रहा है, तो परत तो हिलेगी ना, परत हिलेगी, भूकंप आ लेगा, बात खत्म।
तो यह आता है। इसलिए ज्वालामुखी से प्रभावित सभी क्षेत्र भूकंप से भी प्रभावित होते हैं। स्टेटमेंट बनेगा, ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात निश्चित ही भूकंप महसूस किया जाता है। सही या गलत? सर सही। भूकंपीय क्रियाओं के बाद निश्चित ही ज्वालामुखी आएगा। सही या गलत? गलत, क्योंकि भूकंप के बाद जरूर नहीं है ज्वालामुखी आए। बाहर से उल्का पिंड आके टकरा गया, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी नहीं आएगा। लेकिन ज्वालामुखी आया है तो भूकंप जरूर आएगा। बताओ आनंद आया कि नहीं? स्टेटमेंट वाले जो सवाल है ना, उनसे डील करना सिखा रहा हूं आपको। चलो, वहीं भूकंप से प्रभावित सभी क्षेत्रों में ज्वालामुखी की अनिवार्य क्रिया नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी प्लेटों के क्षेपण अत्यधिक गहराई तक नहीं हो पाता, जिस कारण प्लेट गलकर मैग्मा में परिवर्तित हो सकें। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। ये मैप में कुछ वो दिए हैं जो ज्यादा ज्वालामुखीय क्षेत्र हैं, इनको भी देख लो। जैसे ये रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर की ये जो जगह है इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, है ना। रिंग ऑफ फायर ये गोला सा बनाती है, इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यही मैक्सिमम भूकंप आते हैं, यही मैक्सिमम ज्वालामुखी हैं, ठीक है। उसके सिवा एक ये जो अटलांटिक महासागर हमने देखा था, अटलांटिक रिज जो है, मध्य अटलांटिक रिज, इसमें भी जो है ये भी भूकंप तीव्रता वाला क्षेत्र है। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति कौन कौन सा कहां है। ये देखो, ये ज्वालामुखी लावा सा, देखो ये लावा फैल रहा है, ये देखो ये फैला हुआ है, ये फैला हुआ है, तो ये क्या बनाएगा? ये लावा मैदान बनाएगा। ये क्या बनाएगा? लावा मैदान जो हम देख रहे थे वो बनाएगा। अब देखो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति। देखो मैं सिंपल कहता हूं, सवाल बहुत आए हैं, यही सवाल आता है कौन सा ज्वालामुखी कहां है। खासकर जो ज्वालामुखी चर्चा में रहता है वो आता है। मैं आपको बहुत सारे इनमें से याद करा दूंगा किसी ना किसी रूप में, लेकिन आपको क्या करना है, सारे पीवाईक्यू ज्वालामुखी के आज इस क्लास के बाद जाके जरूर देख लेने हैं। ज्वालामुखी का सवाल आएगा, गलत नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं इन क्लासेस से। 20 क्लास अगर विश्व और भारत के भूगोल की कराऊंगा ना, तो अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो 15 से 20 सवाल इन्हीं कक्षाओं से आएंगे। सोचो 20 घंटे में पूरी आपकी ज्योग्राफी कवर हो रही है, कितने बेहतरीन तरीके से। कॉन्सेप्चुअल भी क्लियरिटी कराता हूं, है ना, सिर्फ फैक्ट नहीं बताता, स्टेटमेंट भी बताता हूं। ऐसे सवाल पूछेगा, आपकी क्या जिम्मेदारी है, वीडियो को लाइक किया करो, अपने मित्र मंडली सखा सहेलियों के साथ साझा किया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट जरूर करना, बताना जरूर कि आपको कक्षाएं कैसी लगती हैं, मजा आता है कि नहीं। चलो देखते हैं। सबसे पहले विसुवियस, बिसु लड़कों का नाम होता है, बिसु, है ना, प्रेम से भी कुछ प्रेमिकाएं कहती हैं बिसु। तो बिसु का क्या होगा? बिया, बिसुवियस। बिसु का बिया करेंगे कहां से? इटली से। चाहो तो लिखते रहना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट में लिखोगे कैसे? पेन पेपर पे लिखते रहना, ये जरूर लिख लेना, क्योंकि ये तरीका फिर दोबारा नहीं मिलेगा, या फिर आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिसुवियस अपने बिसु का बिया करेंगे इटली जैसी दीदी से। फ्यूजियामा जापान, सबको पता ही होता है जापान का फ्यूजियामा। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, है ना, इक्वाडोर, इक्वाडोर मतलब डोर पे क्या रखी है? कोटोपैक्सी रखी है, पेप्सी रखी है। दूसरा इक्वाडोर पे एक पड़ता है चिम्बोराजो, ये है चिम्बोराजो। तो चिम्बोराजो से कनेक्ट करो। डोर को क्या कहते हैं? दरवाजा नहीं कहते हैं, तो चिम्बोराजा दरवाजा, चिम्बोराजो दरवाजो, दरवाजो डोर, डोर पे क्या रखी है? पेप्सी। मतलब चिम्बोराजो, दरवाजो, डोर, इक्वाडोर, पेप्सी, कोटोपैक्सी। बताओ आनंद आया कि नहीं? दोनों याद हो गए। सर आगे चलो फटाफट करा दो। माउंट एटना, एटना से इटली, ये तो सिंपल है, सिसिली द्वीप पे पड़ता है। सिसिली द्वीप इटली में जो ऐसे करके निकला हुआ यह आइटम है, यहां एक द्वीप पड़ता है सिसिली द्वीप, उस पर पड़ता है माउंट एटना। मोना लोआ, मोना डार्लिंग है ना, मोना डार्लिंग कहां रह रही है? हवाई द्वीप पे रह रही, बिल्कुल अलग है। हवाई द्वीप किसका पार्ट है? जो मैंने रिंग ऑफ फायर वाला एरिया बताया था ना, यहां पड़ता है, और यूएसए का पार्ट है, अमेरिका का पार्ट है। तो मोना डार्लिंग, मोना लोआ, मोना डार्लिंग कहां रह रही है? हवाई द्वीप पे रह रही है। तो मोना लोआ कहां है? किलायू। तो हवाई द्वीप है कैसा? सर किले जैसा है, हवा में एकदम किला बना हुआ है, किलायू किले जैसा बना हुआ है। तो माउंट किलायू कहां पर जाएगा? हवाई द्वीप पे, यूएसए। मेरापी, है ना, तो मेरापी कहां है? इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक है कराकाटोआ, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, कटे कटे से 4 द्वीप है। तो कराकाटोआ भी एक है, ये रहा कराकाटोआ भी है, ये आपका इंडोनेशिया में है। बताओ आनंद आया कि नहीं? याद हो रहा है कि नहीं? तो मेरापी, है ना, मेरापी और जो
जो है कराकाटुआ मेरापी, ठीक है। तो जो है कराकाटुआ और मेरापी दोनों कहां हैं आपके इंडोनेशिया में। से एक साथ ही याद करना दोनों को, कराकाटुआ कटाकटासा, इंडोनेशिया का मैप पे देख लोगे कटाकटासा है तो कराकाटुआ, ठीक है। फिर स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, क्यों? एक्टिव वोल्केनो है, यहां से जो ज्वालामुखी उद्गार है वो निकलता रहता है, इसलिए जो है स्ट्रोम्बोली इटली में पड़ता है, और इटली में एटना पड़ रहा था, बिसू का ब्याह करेंगे। माउंट पोपा, ठीक है, माउंट पोपा कहां है आपका? म्यांमार में है, ठीक है। म्यांमार टोपा है, अपनी लोकतांत्रिक सरकार हटा ली है, सैन्य शासन चल रहा है म्यांमार में भी, ठीक है। एक करंट का क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 बंदरगाह भारत इस समय मैनेज कर रहा है विदेशों के, एक चाबहार ईरान वाला और म्यांमार का सितवे बंदरगाह, याद रखना। किलिमंजारो तंजानिया आपको याद है, ठीक है। देवबंद और एक और है अलबुर्ज करके है, ये दोनों कहां पड़ते हैं? ईरान में। तो देवबंद सो आपको पता ही है, देवबंद ईरान है ना, ऐसे करके ध्यान रख लेना। कोह सुल्तान, तो सुल्तान कहां के हैं? पाकिस्तान के, यहीं मिलेंगे सब सुल्तान, ठीक है। पाकिस्तान हमारा छोटा भाई शैतान है, ठीक है। चलो, सबनकामा पेरू, सबनकामा सारे काम, अब डांस कर रहे हैं, चल के जा रहे हैं, है ना, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, रस्सी कूद रहे हैं, सारे काम किससे होते हैं? सबनकामा सारे काम किससे होते हैं? सर पैरों से होते हैं, पैरों से होते हैं, ठीक है। चलो, माउंट येरीबस, बोले बहुत सारे हो गए, येरीबस बस कर, तुम अंटार्कटिका पे भी यार ज्वालामुखी जला रहे हो। अंटार्कटिका जो नीचे पड़ा हुआ 5वां बड़ा महाद्वीप था, 7 महाद्वीप दोबारा बता रहा हूं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया क्रम से हैं, ठीक है। तो माउंट येरीबस, बोले यार बस कर, है उस पे अंटार्कटिका पे भी तू ज्वालामुखी बता दे रहा है, ठंडा क्षेत्र है, मां साहब बस करो, अंटार्कटिका पे है। किनाबालू मलेशिया में है, किनाबालू मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। चलो, अल बुर्ज पीछे बताया था ईरान में है ना। पेराकुटिन पैरों से कूटती है, कौन? मैक्सिको। मम्मी, मैक्सिको को कनेक्ट करो, माताजी किससे कूटती है? पैरों से, जब कभी बदतमीजी की होगी। पिनाटुबो फिलीपींस में है ना, पिनाटुबो, इसको देख लेना थोड़ा कैसे करोगे, ठीक है। जहां तो बता देता हूं, माउंट शास्ता जो है यूएसए में है, यूएस तो माउंट शास्ता नहीं है, महंगा है, क्या? यूएसए। फिर पेपोकेटिपिटल भी मैक्सिको में है। कोलीमा भी मैक्सिको में है, तो ये सब मां से याद करो। कोलीमा, बोले माता रहने दे। पोपोकेटिपिटल खूब पीट रही है, किससे? पेराकुटिन पैरों से कूट रही है, कौन? मां, मैक्सिको। सबको एक साथ याद कर लेना। माउंट रेनियर, हर चीज में आगे रन कौन करता है, भागता कौन है? माउंट रेनियर, सर यूएसए भागता है, क्या बात कर दी सर, याद हो गया। माउंट ताल फिलीपींस में, 2 थे फिलीपींस में, एक पिनाटुबो आया था, इनको देख लेना यार फिलीपींस वालों को, एक पिनाटुबो आया था, है ना, फिर जो है माउंट ताल आया था, ठीक है। पिनाटुबो, माउंट ताल, फिलीपींस, ठीक है। चलो, पिनाटुबो, माउंट ताल कहां है? फिलीपींस में। आगे चलते हैं, माउंट सिनाबुंग, ये इंडोनेशिया में। 2 थे, कराकाटुआ पीछे दे थे ना, कहां गए? कराकाटुआ और मेरापी, कराकाटुआ और माउंट सिनाबुंग। तो सिनाबुंग, कराकाटुआ और मेरापी, ये सब कहां है? ये इंडोनेशिया में। माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में, सेंट हेलेना द्वीप। एकांकागुआ अर्जेंटीना में है, एकांकागुआ अर्जेंटीना, ठीक है, ये भी याद होता है। तो सारे ज्वालामुखी विश्व के जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी आपसे पेपर में पूछे गए हैं, इसके सिवा कोई ज्वालामुखी पेपर में परीक्षा में नहीं आएगा, गारंटी ले रहा हूं। इतने याद कर लेना, पूरी रिसर्च के बाद में ये क्लास लेके आता हूं, कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं वो सब देख दाग के आपके पास आता हूं, ठीक है। चलिए, अब ये लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी जब निकल के आ रहा है, भाई चट्टान भी कैसे बन रही है? ऐसी बन रही है। ज्वालामुखी निकल के आया, लावा बाहर आया, या फिर मैग्मा अंदर ही गल गया, अंदर ही शांत हो गया, चट्टान बन गई, ठोस हो गया, चट्टान बन गई, या वो बाहर आ गया तो क्या हुआ? चट्टानें बन गई। चट्टानें 3 प्रकार की हैं, कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, मतलब मैग्मा या लावा से जो चट्टान निर्मित हो रही है उसको क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं आग्नेय चट्टान। अग्नि से निर्मित चट्टान है सर, आग्नेय चट्टान है, ठीक है। किससे निर्मित हो रही है? मैग्मा या लावा से। अब इसमें क्या क्या हो रहा है? लोहा, निकिल, तांबा, जस्ता, ये सब मिलेगा, है ना। फिर परत रहित है, जीवाश्म रहित है। इतना गरम गरम आइटम से अभी बनी है सर, बर्फी अभी तो जमी है, इसमें क्या कोई मक्खी मच्छर होगा भी तो वो गैस पे उबालते समय गल गया होगा, मतलब इतने गर्म में कोई जीवाश्म होगा ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। फिर उसके बाद ये चट्टान जाएगी या तो अवसाती में या होगी रूपांतरित में, ठीक है।
अवसादी में कैसे जाएगी, आग्नेय चट्टान का अपक्षय और अपर्दन होता रहेगा। नदी काट दे, हवा उड़ा के ले गई, थोड़ी थोड़ी करके अपक्षय और अपर्दन होगा तो वो अवसादी चट्टान बन जाएगी, ये परतदार बनेगी। भाई आज नदी थोड़ा सा बहा के ले आई, एक जीव उस पर लेट गया, कल को हवा बहा के लाई, सपाट हो गया, मतलब परत बन नहीं है और जीवाश्म भी मिल रहे हैं। ठीक है, फास्फेट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम आदि के स्रोत हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बनते हैं, कोयला बनना है, सीमेंट बनना है, ये सब। फिर या तो इससे रूपांतरित होगी, रूपांतरित चट्टान, या आग्नेय से रूपांतरित होगी। ठीक है, तो आग्नेय या अवसादी चट्टानों से निर्मित कठोर एवं दृढ़ चट्टान है। ताप दाब रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप, अब इस पर खूब ताप दाब पड़ा आग्नेय पर, ऊपर से सूर्य वाला, तो ये रूपांतरित में हो गई। या फिर अवसादी चट्टान पे ताप दाब पड़ा, वो रूपांतरित में हो गई। और रूपांतरित फिर से क्या करेगी, रूपांतरित फिर से जब प्लेट टकराएगी तो प्लेट सबमर्ज होगी और वो नीचे जाके फिर लावा बन जाएगी। तो ये पूरा चक्र चट्टानों का भी चलता रहता है। तो मैंने सोचा चट्टान क्योंकि अलग से कहीं शिफ्ट नहीं होती तो आपको इसी में बता दूं। तो आपकी ये कक्षा यहां तक रही है ना। फटाफट 10 मिनट में 5-7 मिनट लगते हैं यार, रिवीजन कर लेते ताकि आपको चीजें याद रह जाएं। महाद्वीप मैंने बताए 7 बड़े महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के हिसाब से एशिया, अफ्रीका, यूरोप है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। तो ये है महासागर है, एस आकृति में अटलांटिक, ओ शेप में प्रशांत, नीचे की तरफ दक्षिणी और हिंद महासागर, ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर। चलिए है ना, ये हमने देख लिया। फिर ये पृथ्वी की जो संरचना है 3 पार्ट्स में इसको बांट रहे हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। अब इनमें भी क्रस्ट को ऊपरी निचली और मेंटल को भी ऊपरी निचली। अब जो भूपरपटी है इनका पहले समझ लो 1% आयतन है, सबसे कम भूपरपटी है, सबसे ज्यादा क्या है, मेंटल है, बीच वाला भाग है। ठीक है, दूसरा चीज इसका घनत्व ऊपर से नीचे जाते समय बढ़ता है पूरा, है ना, और सियाल जो है इसको कहते हैं। फिर मेंटल का क्या है, मेंटल सबसे ज्यादा है 83% है और इसको सीमा SIMA कहते हैं। ठीक है, भूपरपटी के नीचे का भाग है और वो कितना है 100 किलोमीटर तक, ये कितना है 2900 किलोमीटर तक लगभग है। ठीक है, चलिए फिर आगे आ जाएगी क्रोड़ पे, तो सबसे आंतरिक परत है, सबसे नीचे तक जाएगी, है ना। और बाह्य क्रोड़ जो है वो तो लीची, जस्ट इमेजिन कोर इज इक्वल टू लीची। आंतरिक कोर ठोस है, बीज है, बाह्य कोर क्या है, तरल है। ठीक है, चलिए, और ये 16% भाग है। फिर हमने जो देखा था असंबद्धताएं देखी थी, क्या CM राम गुलाम लेहमैन है, मैंने आपको याद कराया था। तो सबसे ऊपर जो है कोनार्ड असंबद्धता, CM फिर मोह असंबद्धता, फिर राम गुलाम मतलब रेपिटी असंबद्धता, गुलाम मतलब गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमैन मतलब लेहमैन असंबद्धता, है ना। और उनको क्रोनोलॉजी कैसे याद करनी है मैंने आपको बताया। फिर भूकंप हमने देख लिया, अंतर्जात बहिर्जात उससे निकल रहा है, अब केंद्र जहां पृथ्वी में अंदर हो रहा है और अधिकेंद्र जहां परिधि पे भूकंप आ रहा है वो। ठीक है, और रेडॉन गैस की वृद्धि होती है भूकंप के आने से पहले। ठीक है, सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। ये भूकंप के आने के प्राकृतिक कारण है, आपको प्रश्न भी दे सकता है। भूकंप के आने के निम्नलिखित में से क्या क्या कारण है, भ्रंशन है, बलन है, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं और जो अंतर्जात बहिर्जात बल हैं, प्लेट टेक्टोनिक है। मानव जनित क्या कारण हो सकते हैं, खनन हो सकता है, भूमिगत जल ज्यादा बना दो, बांध बड़े बड़े बना दो, परमाणु विस्फोट कर दो, उल्कापात हो जाए, पृथ्वी घूमना थोड़ा गड़बड़ हो जाए वो। भूकंपीय तरंग 2 टाइप की होती है, आंतरिक तरंगें एस और P वेव होती हैं और धरातलीय तरंगें L वेव होती हैं। एस वेव क्या होती हैं, एस वेव प्राथमिक तरंगें या P वेव सबसे ज्यादा गति इनकी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, है ना, सबसे ज्यादा गति होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों में चलती हैं। ठीक है, धरातल पे सबसे पहले पहुंच जाती हैं। फिर सेकेंडरी वेव, ये केवल ठोस में चलेंगी, धरातल पर P के बाद पहुंचेंगी, इनकी गति अपेक्षाकृत 5 किलोमीटर तक होती है, यानी P से कम होती है और अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एल वेव धरातलीय तरंगें हैं, धरातल पर सबसे आराम से पहुंचती हैं, सबसे देर तक रहती हैं, ज्यादा विनाशकारी होती हैं, गति बहुत कम होती है ना। चलिए, फिर भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, पी तरंग जो है, क्योंकि जो है पी तरंगों का छाया क्षेत्र कम है, 105 से 145 है और एस तरंगों का 105 से लेके 105 तक एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, मतलब जहां वो पाई नहीं जा रही है। ठीक है, और जहां भी मान लो भूकंप का मूल यहां होगा तो यहां से ऐसे हो जाएगा, यहां होगा भूकंप का मूल तो यहां से ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ज्वालामुखी जो है हमने बता दिया कि पृथ्वी में अंतर्जात बहिर्जात बलों के कारण जो है इसमें बहिर्जात नहीं होगा। ज्वालामुखी, ये भी एक स्टेटमेंट है, क्या ज्वालामुखी बहिर्जात बल के कारण हो सकता है, नहीं। अनार में बाहर से आग नहीं लगा सकते, अंदर से ही लगेगी। तो ये ज्वालामुखी हमने देख लिया, है ना। ज्वालामुखी में जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलती है, बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। फिर हमने देख लिया क्या क्या स्थलाकृति बन रही है, बाहर स्थलाकृति, आंतरिक स्थलाकृति, बाहर वही लावा पठार बन जाएगा, लावा मैदान बन जाएगा, या फिर आपके ज्वालामुखी, क्रेटर, कोल्डेरा, ये सब हमने देख लिए, है ना। फिर ये इनमें संबंध देख लिया, 2 बड़ी ज्वालामुखी क्षेत्र देख लिए, मध्य अटलांटिक रिंग ऑफ फायर और मध्य अटलांटिक कटक। फिर हमने उसके बाद प्रमुख ज्वालामुखी देख लिए, विसुवियस इटली में है,
विसु का ब्याह करेंगे, फ्यूजियामा पता है, कोटोपेक्सी डोर पे पेप्सी रखी है ना, चिम्बाराजो है ना दरवाजो, दोनों जो है इक्वाडोर में, माउंट एटना इटली, मोना लुआ मोना डार्लिंग जो है खिलायू उसका किला ऊंचा सा है, हवाई द्वीप पे रहती है, दोनों याद हो गए। मेरापी कराकटोआ दोनों जो है इंडोनेशिया में, स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का इटली में है, भूमध्य सागर द्वीप, माउंट पोपा टोपा है, सैनिक शासन लगा रखा है म्यांमार, किलीमंजारो तंजानिया, देवमंद और अलबुर्ज जो है ईरान में है, को सुल्तान पाकिस्तान, चिम्बराजो दरवाजे पे क्या रखा है पेप्सी मतलब डोर इक्वाडोर, ठीक है। सवन कामा सारे काम पैरों से होते हैं, पेरू, माउंट एरिवास यार बस करो, अंटार्कटिका में नहीं जो जाएंगे, किनावालू मलेशिया, अलबुर्ज ईरान, पेराकुटिन पैरों से मम्मी से कुटे हैं, माउंट पिनाटुबो जो आपका जो है पिनाटुबो और एक ये जो थे ताल, ये सब कहां है फिलीपींस में, बोले फिलीपींस फ्री में पिन मत चुबा, है ना, माउंट टुबो पिन मत चुबो पिनोटुबो, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। माउंट सस्ता यूएसए, पेपोकैटिबल मतलब इतना कूटा पैरों से कूटा, माउंट कुरा ये सब जो है कोलिमा, माउंट रेनियर रन के भाग के सबसे आगे कौन पहुंच जाता है अमेरिका, फिर माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में है, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है, एकांकागुआ अर्जेंटीना में, ये हमने सारे वो देख लिए। फिर चट्टान देख ली, आग्नेय चट्टान क्या है, जीवाश्म रहित है, परतदार नहीं है, जीवाश्म रहित है ना, और इनमें जो है धात्विक तत्वों की अधिकता पाई जा रही है, क्यों, क्योंकि सीधे लावा से बनी हुई है। आग्नेय चट्टान से रूपांतरित बनेगी, अवसादी बनेगी, अवसादी कैसे बन रही है, परतदार चट्टान है, जीवाश्म पाया जा रहा है, कोयला लोहा, कोयला फास्फोरस है ना, सीमेंट इत्यादि के स्रोत हैं। फिर या तो आग्नेय से या कायांतरित से जो है, या अवसादी से कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बन जाएगी, ताप दाब के पड़ने से, ताप दाब के ज्यादा पड़ने से वो क्या होगी, वो भी फिर पूरी ठोस और इत्यादि इत्यादि होती है। तो इस प्रकार की आपने पूरा महाद्वीप का बेसिक परिचय, ज्वालामुखी और भूकंप हमने सारा पढ़ लिया। कक्षा आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस कक्षा को अपने दोस्त सखा मित्र मंडली सखा सहेली के साथ भी जरूर साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझसे क्या चाहते हैं यह भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।